तो आज हमारा टॉपिक रहेगा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले एक छोटी सी बात, जैसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसको जो है जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। इनका कहना था कि पूरा ब्रह्मांड पहले एक क्या था, एक उच्च घनत्व वाला, एक उच्च घनत्व और उच्च तापमान में केंद्रित था पूरा ब्रह्मांड। फिर इसमें एक कोई विस्फोट हुआ जिसकी वजह से लगातार इसका क्या हो रहा है, विस्तार होता जा रहा है। ये बिग बैंग थ्योरी है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा मान्यता है कि हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस तरह से हुई है। धीरे धीरे वो अब ये जो है आपका इसका तापमान धीरे धीरे कम होता गया और इस तरह से ये आपके पार्टिकल्स और परमाणु, उल्का पिंड, ये सब इसका और सूरज वगैरह सब चीज़ का निर्माण हुआ। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप इसमें ये याद रखें, सन फैमिली। ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, इसको भी थोड़ा सा याद रखें। अलग से टॉपिक नहीं है पर छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आ सकता है सन के बारे में, इसके सैटेलाइट, ग्रह, उपग्रह, इन सब चीज़ के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला क्वेश्चन बनता है वो पहला क्वेश्चन ये है पलायन वेग से, कि पृथ्वी का जो है पलायन वेग कितना है। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। यानी किसी वस्तु को अगर इतने वेग दे दिया जाए तो अब हमारी जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको जो है क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात, कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं उनको जो है पलायन वेग से कुछ कम वेग पर जो है प्रक्षेपित किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इतने वेग पर प्रक्षेपित करेंगे तो बाहर ही निकल जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसलिए थोड़ा कम वेग पर जो है इनको प्रक्षेपित किया जाता है, जिससे कि ये जो है पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में पहुंचकर पृथ्वी के चारों ओर क्या करना शुरू कर देते हैं, परिक्रमण करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो दो टाइप से हैं। एक तो हैं आपके भू स्थिर उपग्रह और दूसरे हैं आपके ध्रुवीय उपग्रह। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, भू स्थिर उपग्रह का मतलब होता है जो धरती के साथ साथ घूमते हैं, यानी कि जिनका परिक्रमण काल लगभग 24 घंटे होता है, ये हैं। और जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं इनका जो है परिक्रमण काल कम होता है, यानी कि कम समय में जो है पृथ्वी का चक्कर लगा लेते हैं। यानी कि दिन में 24 घंटे में ये दो चक्कर लगा सकते हैं आराम से। तो इस तरह से थी एक बात। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि जो भू स्थिर उपग्रह हैं ये धरती से लगभग कितने दूरी पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो उनको प्रक्षेपित करने का जो लगभग जो ऊंचाई है वैसे तो 35,700 कुछ है, लेकिन हम इसको एवरेज लेके चलें तो हम इसे क्या लेके चलेंगे कि मान लो ये 36,000 किलोमीटर है वो स्थिर उपग्रह का। इसमें एक दूसरी बात ये याद रखें कि इसका जो परिक्रमण काल होता है जैसा कि बताया था कितना होता है, 24 घंटे। तीसरी बात, इसे संचार उपग्रह भी कहते हैं। जो भू स्थिर उपग्रह हैं इन्हें संचार उपग्रह भी कहते हैं, और उसका कारण है कि ये जो है इनका जो यूज है वो क्या है, संचार के लिए मुख्य रूप से होता है। बात करें, ये दुनिया नहीं है, ये भारत है। भारत का जो पहला भू स्थिर उपग्रह है उसका नाम क्या है, एप्पल है। कौन सा है, एप्पल। इसको जो है इसरो के द्वारा भेजा गया था, ISRO इसरो के द्वारा भेजा गया था 1981 में। ठीक है, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रख लें इसकी। 1981 में भेजा गया था, 19 जून। ठीक है, अच्छा ये भारत का पहला भू स्थिर उपग्रह है। अगर क्वेश्चन यूँ पूछे कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है तो वो आर्यभट्ट है। लेकिन भू स्थिर उपग्रह पूछे कौन सा, भू स्थिर उपग्रह, तो आपको जवाब देना है एप्पल। ओके, हम फिर आगे ये याद रख लेंगे। इसके अलावा जो है इनसैट फर्स्ट 1982 में भेजा गया था, लेकिन ये असफल रहा था। इसके बाद अगले ही साल में इनसैट फर्स्ट B 1983 में भेजा गया, जो फिर सफल रहा। ठीक है, यूज़ तो आपको बता ही दिया। इसके यूज क्या हैं, ये जो सैटेलाइट छतरी वगैरह होती हैं उनके लिए, टेलीविज़न्स, सैटेलाइट टेलीविज़न के लिए, रेडियो, और आपके अदर्स जो भी संचार की चीज़ें हैं उनका जो है इसी से जो है कंडक्ट की जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें आपको अगला है ये वाला,
इसमें आप सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ध्रुवीय उपग्रह। तो ध्रुवीय उपग्रह के बारे में आपको देखो, जैसे उनको 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर भेजा गया था, लेकिन इनको जो है केवल और केवल कितनी ऊंचाई पर, इनको 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इनको जो है इनका जो परिक्रमण काल है वो 12 से 24 घंटे के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा इनका यूज क्या होता है, इनका यूज होता है सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है इनका यूज। ठीक है, यानी कि निगरानी रखने के लिए। जैसे कि इसमें याद रख लो IRS फर्स्ट ए, IRS सेकंड बी, थोड़ा सा इस तरह से याद रख लो। ये IRS से जो भी शुरू हो रही है सीरीज, वो आपकी कौन सी है, सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग। इनका मुख्य काम मौसम व पर्यावरण विज्ञान के बारे में जानकारी देना है। ठीक है, आप इसमें एक लाइन पढ़ेंगे, कारमान रेखा। ये कारमान रेखा क्या है वास्तव में, ये अंतरिक्ष में जो है वायुमंडल समाप्ति की रेखा है, ग्रेविटी की नहीं, वायुमंडल समाप्ति की रेखा, जो लगभग कितनी होती है, 100 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, लगभग 100 किलोमीटर होती है। इसके बाद बात करें तो जो हमारा देखो जो हमारा प्रथम कृत्रिम उपग्रह है, जिसके हम बारे में पहले बात कर, अच्छा ये भारत का नहीं, ये दुनिया का है। दुनिया का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, उसको 4 अक्टूबर 1957 को जो है प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा, रूस के द्वारा, स्पुतनिक फर्स्ट। रूस वर्ड भी आ सकता है, इसके अलावा आप इस वर्ड और याद रख लें, इसमें आपका USSR, सोवियत संघ USSR के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। इनमें कंफ्यूज ना है कि USA होता है और एक USSR होता है, ये सोवियत संघ और ये अमेरिका का है। ठीक है, इसके अलावा आप स्पुतनिक सेकंड को भी याद रखें। स्पुतनिक सेकंड को क्यों याद रखना है, क्योंकि इसके द्वारा सबसे पहले किसी जानवर को जो है, जिसमें लाइका नामक कुतिया थी, उसको जो है सैटेलाइट के द्वारा ऊपर भेजा गया था अंतरिक्ष में। डेट थी 3 नवंबर 1957। इंपॉर्टेंट बात तो बस इतना से याद रखें, लाइका कुतिया को जो है किसके द्वारा भेजा गया था, स्पुतनिक सेकंड के द्वारा। दूसरी बात, 1957 भेजने के बाद फिर क्या कर दिया, नासा की स्थापना हो गई। नासा की स्थापना कब हुई थी, 1958 में, और किसके द्वारा की गई थी, USA के द्वारा। ठीक है, ये बात याद रह जाएगी। फिर बात करें कि जो प्रथम जो मानव भेजा गया था, सबसे पहले जो मानव भेजा गया था, उसको वोस्टक फर्स्ट के द्वारा भेजा गया था, और उन महोदय का नाम था यूरी गागरिन। ठीक है, इनको 12 अप्रैल 1961 को जो है भेजा गया था। इसके अलावा वोस्टक सेकंड के द्वारा जो है 4 दिसंबर 1963 को एक महिला को भेजा गया था। उस महिला का नाम क्या था, तेरेस्कोवा। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। तो इनको जो है इसके द्वारा भेजा गया था। चलिए फिर आगे देखते हैं। इसके अलावा फिर आप पढ़ेंगे, ये आपने पढ़ ही लिया, प्रथम महिला हो गई, और आपका प्रथम पुरुष की बात करें तो यूरी गागरिन। ठीक है, और प्रथम महिला की बात करें तो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। 1961 में यूरी गागरिन गए थे, और 1963 में महिला वैलेंटाइना तेरेस्कोवा को भेजा गया था। ठीक है, अब चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम जो है वो क्या था, तो वो थे आपके कौन से, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, उल्टा याद रखें, जैसे आर्म की बात आ रही है, लेकिन आर्म नहीं, आर्म माने भुजा, लेकिन ये तो पैर इनका मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, चंद्रमा पर सबसे पहले पैर रखा था, वो भी 1969 में। ठीक है, 20 जुलाई, दोनों ही याद रखें, 20 जुलाई 1969 को इन्होंने पैर रखा था उस पर सबसे पहले, चंद्रमा पर। और यान का नाम था अपोलो सेकंड। क्या नाम था, अपोलो 11 है, सॉरी सेकंड नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे जो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री था, वो थे आपके राकेश शर्मा। कौन थे, राकेश शर्मा। बहुत जनरल क्वेश्चन है, राकेश शर्मा हर कोई बता देता है, किताबों में होता है छोटे बच्चों की में, लेकिन आप इसमें डेट याद रखें। अब
कई बार पूछा जाएगा, लेकिन डेट पूछी, याद रखें 1984। 3 अप्रैल 1984 को जो है भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री आर के शर्मा ने यात्रा की अंतरिक्ष की, और किससे की थी? सोयूज T11 से। ठीक है, तो ये था आपका। इसके अलावा अगर बात करें हम किसकी, जो प्रथम महिला है, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो आपकी कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला। और कल्पना चावला कब गई थी? 19 नवंबर 1997 में। ठीक है, किससे? अब जो है जब इनके लिए एक दुखद घटना घट गई थी, और वो कब थी? 1 फरवरी 2003। कोलंबिया सैटेलाइट से वापस आते समय तकनीकी खराबी होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, देखो इसके अंदर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पे स्थापना की गई है? कर्नाटक, बेंगलोर कर्नाटक में स्थापना की गई। किसकी? इसरो की स्थापना कहाँ है इसरो? तो आप बता सकते हैं कर्नाटक, बेंगलोर में। कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं। सीधे पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं, इनको जितना रिवाइज करेंगे तो याद रह जाएंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, इसके बाद है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 3 अगस्त 1954 को हो गई थी। इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, तो उनको माना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये तो हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। वो कौन है आपके? विक्रम साराभाई। लेकिन परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? तो वह होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, इसके बाद करें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, उनके नाम पर जो है अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई, वो है कहाँ पे? आपका तिरुवनंतपुरम, केरल में है। ठीक है, इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ये 1969 हो गया। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ पर है आपका? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। ठीक है, आजकल डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी थोड़ा याद रखें। ये कहाँ पर है आपका? हैदराबाद में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC, ये कहाँ है आपका? अहमदाबाद में है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे द्रव नोदन प्रणाली केंद्र LPSC। ठीक है, जो रॉकेट के जो आपका ईंधन होता है वो कहाँ बनता है? तो वालिया माला व बेंगलुरु, इन दो जगह पर। ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा देख लेना रिवाइज करके, फिर हम देखते हैं। ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर वी नारायण। कौन है? डॉक्टर वी नारायण। दूसरा आप याद करें इसमें, ये वर्तमान में अंतरिक्ष केंद्र के सचिव भी यही हैं, डॉक्टर वी नारायण। और ये कब बने थे? 14 जनवरी 2025। अपडेट है, याद रख लेना करंट के हिसाब से भी। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायण। और कब बने थे? 14 जनवरी 2025 को। इसके बाद बात करें हम डॉक्टर K7 के समय, जो है चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये डॉक्टर K7 का जो कार्यकाल था वो जनवरी 2018 से 2022 तक। ठीक है, इनके समय पर चंद्रयान 2 भेजा गया था। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखिए
तो इसमें आप याद करेंगे आप क्या, भारत द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की सहायता से अंतरिक्ष में भेजे गए प्रमुख उपग्रह। तो पहला कौन सा था, भारत का प्रथम मानव रहित उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट था। इसको 19 उसको भारत में पूर्णतः भारत में निर्मित किया गया था, और लेकिन इसको जो है लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को, किसके द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। और उस रॉकेट का नाम था कॉस्मोस 3M, रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, याद रह जाएगा। इसके बाद बात करेंगे भारत का प्रथम प्रमोचन यान कौन सा था, प्रमोचन यान 3 1980 में। ठीक है, इसके जो निदेशक थे, इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसके जो निदेशक थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद बात करें तो जो 1979 की बात करें, सन 1979 भास्कर फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको यूँ याद रखना है कि भारत का प्रथम प्रायोगिक दूर संवेदी उपग्रह है ये। ठीक है, इसके अलावा 2004 को इसलिए याद रखें क्योंकि इस समय पर भेजा गया था एडुसैट। क्या भेजा गया था, किसको लॉन्च किया था, एडुसैट को। ये भारत का पहला केवल शैक्षिक उपग्रह है, यानी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम इसके द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली स्लाइड की। तो इसमें है क्या दे रखा है आपका, ये देखिए, उपग्रह को किन कक्षाओं में स्थापित किया जाता है। उपयोग के आधार पर 5 कक्षाएं हैं। एक तो है न्यू, एक है लियो, मियो, GTO और GSO और GEO। ठीक है, नियो का जैसे कि नाम से पता चल रहा है, नियर मतलब पास में होती है, यानी कि इसको लगभग धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, ये है नियो। इसके बाद बात करें तो हमें ये है आपकी लियो। लियो को जो है, लियो जो कक्षा है, इस कक्षा की जो ऊंचाई है लगभग 2000 किलोमीटर। लियो कक्षा कितनी है, ऊंचाई कितनी है, लगभग 2000 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी जैसे ये है, इसके 400 किलोमीटर पे तो आपको कौन मिल जाएगी, नियो। क्या मिलेगी, नियो। इसके अलावा जब से आप ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगी लियो। ठीक है, इसके अलावा और ऊपर जाओगे तो आपको इस तरह से कक्षाएं बनी हुई हैं। तो हम बात कर रहे थे जो बीच वाली है मियो, इसको लगभग, इसकी ऊंचाई है लगभग 20,000 किलोमीटर। ठीक है, एक होता है GTO, ये इसकी ऊंचाई जो है लगभग 35,000 किलोमीटर, या इससे अच्छा कहना रहेगा यानी कि GSO या GEO से लगभग 400 किलोमीटर कम होती है, यानी थोड़े 400 किलोमीटर पहले पड़ती है ये। ठीक है, GSO और GEO जो भूस्तर उपग्रह हैं, जिनकी हम पहले बात कर चुके हैं, जिन्हें 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है, जिससे कि इनका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। ठीक है, इन्हें दूरसंचार उपग्रह भी कहते हैं। और भारत का पहला भूस्तर उपग्रह कौन सा है, बताओ, क्या बताया था, एप्पल। तो इसके अलावा फिर हम बात करेंगे, थोड़ा नीचे करते हैं, ये देखिए जो आपका न्यू है, इसको हम साउंडिंग रॉकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साउंडिंग रॉकेट, रिसर्च या प्रायोगिक रॉकेट भी कहते हैं। ठीक है, और जो लियो है, लियो का जो दूसरा नाम है वो सुदूर संवेदन है। ठीक है, ये यूज हैं इनके। इसके अलावा जो आपका मियो है, इसका उपयोग GPS के रूप में किया जाता है, GPS के लिए। ठीक है, और ये जो सुदूर संवेदन है, इसका जो है सैटेलाइट जो है, इसके द्वारा जो है इमेज ली जाती है पृथ्वी की। ठीक है, जैसे पता चल रहा है इमेज ली जा रही होंगी, तो इसका मतलब वायुमंडल के बारे में पता किया जाएगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, GPS पता करते हैं, धरती का जो है GPS। और इसके अलावा आपका जियो जो है, जियो का जो सहायक होता है, ये 400 किलोमीटर के नीचे रेखा में प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, इसको, इसके अलावा जो आपका भूस्तर उपग्रह, इनको भूस्तर उपग्रह कहते हैं। ठीक है, और जैसे पूरी पृथ्वी को अगर मतलब कवर करना है तो उसके लिए लगभग कितने भूस्तर उपग्रह की ज़रूरत पड़ती है, लगभग तीन चाहिएंगे आपको। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं इनसैट, जीसैट,
एप्पल, एड्यूसेट, ठीक है, ये भूस्तर उपग्रह है। इसके बाद बात करें तो हम आपके जो जियो हैं उनके एग्जाम्पल हैं CMS-03, NVS-03, ठीक है। ये अभी अभी भेजे गए हैं, इसलिए थोड़ा सा करंट के हिसाब से याद रख लें। CMS-03 को 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया था और 29 जनवरी 2025 को NVS को लॉन्च किया था, NVS-02, ठीक है। इसके अलावा ये आपके GPS वाले यानी कि मियो वाले जो हैं उसमें नाम याद रखना है आपको। गगन जो भारत का है, गगन भारत का GPS, और ये जो है अमेरिका का है, ठीक है, नवस्टार, ये अमेरिका का GPS है, ठीक है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा एक एग्जांपल याद रखें तो IRS, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो सुदूर संवेदन होते हैं, सेंसर रिमोटिंग सैटेलाइट, तो IRS से इनकी सीरीज शुरू होती है, ठीक है। इसका भी थोड़ा याद रख लें। जो ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे भेजे जाते हैं, यानी कि जो नियो हैं जो सबसे नीचे होते हैं, इनको वास्तव में क्या किया जाता है, एक तरह से प्रायोगिक परीक्षण के लिए किया जाता है। इनका वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें है आपके भास्कर फर्स्ट और रोहिणी फर्स्ट जैसे सैटेलाइट आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें ये देखो रॉकेट इंजन के प्रकार। 3 प्रकार के रॉकेट इंजन होते हैं। पहले की बात करें तो ये है आपका ठोस, सॉलिड, ठीक है। इसके अंदर का क्या होगा, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो ईंधन होता है वो ईंधन और जो ऑक्सीकारक होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है सॉलिड के रूप में, ठीक है, मिक्स रूप में। लेकिन ये आपस में जलते नहीं हैं, इनको जलाने के लिए अलग से प्रोसेस होता है। लेकिन जो द्रव ईंधन है इसमें भी दोनों को अलग अलग रखा जाता है, इसमें दोनों को अलग अलग रखा जाता है, ठीक है। ऑक्सीकारक को अलग अलग, किसको, ईंधन और ऑक्सीकारक को जो है अलग अलग रखा जाता है ना। इसकी PSLV से शुरुआत की गई थी। पहले ये ईंधन यूज होता था, ठोस ईंधन, जिसमें ईंधन और ऑक्सीकारक को एक साथ रखा जाता था। इसके बाद है एक होता है क्रायोजेनिक इंजन, ये निम्न तापीय रॉकेट इंजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। किसका, हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। इसको -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा रखा जाता है, लिक्विड रूप में लाया जाता है। इसके अलावा जो इसमें ऑक्सीकारक होता है वो ऑक्सीजन है ही, और इसको किसने टेम्परेचर पर रखा जाता है, -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, ठीक है। भारत का जो प्रथम स्वदेशी इंजन है क्रायोजेनिक इंजन, उसका नाम है CE-7.5। थोड़ा सा याद रखें तो ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कृत्रिम उपग्रह की पीढ़ियाँ। तो इनमें क्या पढ़ेंगे हम, जो प्रथम है सबसे पहले SLV बने थे। कैसे, सैटेलाइट का प्रकार क्या था, SLV। फिर आया था आपका ALSV, ठीक है। फिर आया था आपका PSLV, ठीक है। फिर आया था आपका GSLV, ठीक है। फिर आता है आपका RSLV, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें इसमें, इसकी फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ASLV की फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और इसमें P का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और G का मतलब होता है जियो सिंक्रोनाउस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और RSLV का मतलब होता है रीयूजेबल, जो भविष्य में बनाया जाएगा अभी। इसके अलावा बात करें, देखो ये इसको सबसे पहले जो SLV आया था वो कब आया था, 1979-84 में, ठीक है। ALSV की डेट भी याद रखें, 1984 से। इसका कार्यकाल क्या है, 1984 से 1994, और 1994 से अब तक PSLV चल रहे हैं। कौन से चल रहे हैं, PSLV। एक GSLV है जिसकी शुरुआत कब कर दी गई है, 2001 से GLSV की शुरुआत की जा चुकी है, ठीक है। और ये भविष्य में बनाने की संभावना है।
इसके बाद बात करें हम SLV थर्ड के बारे में। इसका एग्जाम्पल SLV थर्ड 1980 में सफल प्रयोग हुआ था। ठीक है, इसमें ठोस ईंधन को प्रयोग किया गया था और जो फोर्थ स्टेज का जो है रॉकेट था, ये कौन सा स्टेज का था? ये फोर्थ स्टेज का रॉकेट ईंधन था ये। ठीक है, ये लगभग बात करें तो छोटी छोटी बातें हैं। ये लगभग इसकी लंबाई 22.7 मीटर थी और इसका वजन जो है कितना था? 17 टन, 17 टन। ठीक है, और किस कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है? लियो में। इसके अलावा आपका जो हम पढ़ रहे थे क्या, ये फिफ्थ स्टेज का क्या था? ये रॉकेट ईंधन था। इसको लियो में प्रक्षेपित किया जाता है। इसके बाद इसे इसरो का घोड़ा कहते हैं। ठीक है, और फोर्थ स्टेज का रॉकेट इंजन है ये। और GSO आपकी क्या है? इसकी कक्षा है। ठीक है, फोर्थ स्टेज का 49 मीटर। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो वाले को, थोड़ा दिमाग में रखो एक बार। तो आगे बढ़ते हैं हम। बस ये थोड़ा सा रह गया है, इसको देख लें, 2-3 और हैं ये। तो है टाइप ऑफ स्पेस मिशन। टाइप ऑफ स्पेस मिशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, मिशन जो है टाइप ऑफ स्पेस मिशन, वो मतलब हमें अपने यूज के हिसाब से, ये जैसे कहते हैं ना, मिशन जो भेजे जाते हैं उनके अलग यूज होते हैं। जैसे एक होता है फ्लाई बाई मिशन, एक होता है ऑर्बिटर मिशन, एक होता है लैंडर मिशन, एक होता है रोवर मिशन। ठीक है ना। तो फ्लाई बाई मिशन का मतलब होता है, जैसे बाईपास नहीं कहते, बाईपास, तो इसका मतलब इसको बाईपास कराया जाता है। कोई खगोलीय पिंड होगा आपका, उसके बस पास से इसको निकालेंगे उसका अध्ययन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि नासा के द्वारा भेजा गया था बुध ग्रह पर, जिसका नाम था मैसेंजर। क्या नाम था उसका? मैसेंजर। एक होता है ऑर्बिटल मिशन। ऑर्बिटल मिशन का जो होता है, इसका एक एग्जांपल है मॉम, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसको क्या कहता है? जैसे नाम से पता चला, ऑर्बिटर मतलब जो किसी उपग्रह या ग्रह की जो कक्षा में अगर इसको प्रक्षेपित कर दिया जाएगा, खगोलीय पिंड की कक्षा में स्थापित कर दिया जाए, प्रतिष्ठित कर दिया जाए, तो इसको बोलते हैं क्या हम? ऑर्बिटर मिशन। जैसे मार्स इसका एग्जाम्पल है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। एक चंद्रयान 1 और 2 भी इसी के एग्जाम्पल हैं। अब बात करेंगे लैंडर। ये लैंडर क्या होता है? जैसे कि बात देखो, नाम से पता चला लैंड, यानी कि लैंड कर जाएगा, यानी खगोलीय पिंड की सतह पर लैंड करने वाला यानी उतरने वाला जो होता है, वहाँ पे उतर कर जो है अध्ययन करता है, सूचनाएं देता है, वो है। इसमें एग्जाम्पल जरूर याद रखें, चंद्रयान 2 के द्वारा विक्रम लैंडर को छोड़ा गया था। अब है रोवर। रोवर जैसे कि पता चल रहा है, रोवर मतलब एक तरह से रोलर। रोलर का मतलब होता है सतह पे भी जाएगा और वहाँ पे रोल करके मतलब आगे भी बढ़ेगा, तो वहाँ पे आगे बढ़ के इधर उधर चल के जो है रोबोटिक, रोबोट से याद रखें, और रोवर का मतलब एक रन की तरह याद रखें। तो रोबोटिक युक्ति से सूचना एकत्रित करता है। चंद्रयान 2 के द्वारा प्रज्ञान 2 को भेजा गया था। तो ये लास्ट की अभी अभी हैं, ये लेटेस्ट हैं, इनको याद रख लें, विक्रम लैंडर और आपका प्रज्ञान रोवर। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम आगे। चलो, अन्य महत्वपूर्ण बात आ गई, बस 2 पेजों में पढ़ेंगे इनको हम। तो इसमें पहली अन्य महत्वपूर्ण बातों में पहली है चंद्रयान फर्स्ट। कब भेजा गया था भाई इसको? 22 अक्टूबर 2008 श्रीहरिकोटा के द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया था? श्रीहरिकोटा स्टेशन के द्वारा। ठीक है, किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया था इसको? PSLV C2। बिल्कुल याद रखें हर चीज़ को इसकी, PSLV C2 के द्वारा। इसका उद्देश्य था चंद्रमा पर पानी की खोज करना। क्या था? चंद्रमा पर पानी की खोज करना। फिर मंगलयान मॉम, जिसको 5 नवंबर 2013 में, ठीक है, ये भारत का पहला इंटर प्लेनेटरी मिशन है, यानी किसी दूसरे ग्रह पर जाकर अध्ययन कर रहा है ये। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019, याद रख लें,
22 जुलाई 2019 GSLV के द्वारा छोड़ा गया था इसको, ठीक है, श्रीहरिकोटा से। लेकिन ये असफल रहा था, ये भी याद रख लें। असफल कौन सा रहा था? चंद्रयान-2 22 जुलाई 2019 को GSLV थर्ड के द्वारा जिसको छोड़ा गया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे। एक यहाँ पर चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 में आप क्या देख रहे हैं? चंद्रयान-3 में जो है 14 जुलाई 2023 को भेजा गया है अपडेट। और इसके द्वारा किसको भेजा गया था? लैंडर। तो इसमें विक्रम था और रोवर कौन था आपका? प्रज्ञान था, ठीक है। इसके अलावा इसको किससे लॉन्च किया गया था? LVM थर्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? LVM थर्ड M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था चंद्रयान थर्ड को। इसके बाद कर रहे हैं भारत विश्व में चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पर है, जिसके इससे पहले अमेरिका, रूस और आपका चीन, ये रूस है, रूस और चीन इससे पहले आपके जो है भेज चुके हैं। इसके बाद जो ये भेजा था LVM चंद्रयान थर्ड, ये पहुंचा कब था? भेजा तो गया था इसको 14 जुलाई 2023 को, लेकिन ये पहुंचा कितने तारीख को था? 23 अगस्त को चंद्रमा पर। कब पहुंचा था? 23 अगस्त को। इसलिए जो है उसी दिन से क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया था 23 अगस्त को। तो ठीक है, ये भी थोड़ा याद रख लेना। एक है गगनयान, जो मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए बनाया गया था। इसके अलावा नेव IC को याद रख लें, ये भारत की नेविगेशन प्रणाली का नाम है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।